विस्पर, विस्पर का मतलब है फुसफुसाना या धीमी आवाज में बोलना। जैसे कि मैं समझ नहीं पाया वो मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था, तो मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए हम बोलेंगे I couldn't understand, was whispering। विस्पर आपका वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म विस्पर्ड, थर्ड फॉर्म विस्पर्ड एंड फोर्थ फॉर्म होता है विस्परिंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा विस्पर्स। ओके, इन माई ears। तो हमारा सेंटेंस हो गया I couldn't understand, मैं समझ नहीं पाया what he was whispering in my ears, वो मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। ओके, तो मतलब कोई धीमी धीमी आवाज में कोई बातें करता है ना, किसी की चुगली करता है तो वो धीरे धीरे बोलता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो एक्सट्रीम का। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। जैसे मुझ पर मत चिल्लाओ, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो डोंट स्क्रीम, डोंट स्क्रीम एट मी, डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट स्क्रीम एट मी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मतलब चिल्लाने का सेंस जहां भी आएगा ना, उसके लिए आपको स्क्रीम का यूज करना है, साउथ का भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज धार या नुकीला। जैसे कि पेंसिल आप शार्पेन करते हो तो उसकी पेंस एकदम नुकीली हो जाती है ना, तो वो शार्प हो गया। ओके, तो आप पेंसिल छीलना को शार्पेन बोला जाता है, लेकिन जब वो छिलकर तेज धार हो जाती है तो वो शार्प बोला जाता है। ओके, तेज धार या शार्प, जैसे चाकू होती है एकदम तेज धार होती है तो उसे भी हम शार्प कह सकते हैं। बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, बच्चों को यानी कि द चिल्ड्रन, यहाँ एडवाइस देने की बात की जा रही है, यानी कि शुड का यूज करेंगे और शुड के साथ शुडंट का यूज होगा, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट हो गया। प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि नुकीली चीजें, शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया द चिल्ड्रन शुडंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलनी चाहिए। तो जब भी आपको तेज धार या फिर पेंसिल की नुकीली चीजों के बारे में बात बोलनी हो तो वहां पे आप शार्प का यूज कर सकते हो। ओके, मेरी पेंसिल बहुत ही शार्प है यानी कि नुकीली है, ये जो चाकू है बहुत ही शार्प है यानी कि तेज धार वाला है। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लंट, जस्ट उसका ऑपोजिट। शार्प का ऑपोजिट हो गया ब्लंट, धार तेज ना होना या मुंहफट होना। ओके, जैसे कि कोई चाकू होती है ना, नुकीली नहीं होती है, मतलब उसमें धार ही नहीं होती है, और कोई पेंसिल उसका नाखून टूट जाता है या फिर लिखते लिखते पूरी घिस जाती है तो ब्लंट हो जाती है, यानी कि उसमें वो नुकीली नहीं रहती है। तो हम बोल सकते हैं उसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ब्लंट। बिना धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं, आप पूछ रहे हो बिना धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं, तो आप बोल सकते हो how should I cut this apple, how should I cut this apple with blunt knife। मतलब तेज धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं, आप एडवाइस ले रहे हो तो आप बोलोगे how should I cut this apple with blunt knife। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रीड। रीड का मतलब होता है दूर हटना या छोड़ना, रीड का मतलब होता है दूर हटना या छोड़ना। जैसे आप बोलते हो ना मेरी कार से दूर हट जाओ, मेरी नजरों से दूर हट जाओ, इस तरह से आप बोलते हो ना, तो मेरी कार से दूर हट जाओ, आप बोल सकते हो गेट रीड ऑफ माई कार, गेट रीड ऑफ माई कार, मेरी कार से दूर हो जाओ। आप एक सेंटेंस बनाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो। ठीक है, तो दूर होना यानी कि रीड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। ओके, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। फॉर एग्जाम्पल, उसने खुद का व्यवसाय खराब कर लिया, मतलब खुद का जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था वो खराब कर दिया। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में खराब करना या फिर तुमने मेरी फोन खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया, ओके, तो उसने खुद का व्यवसाय खराब कर लिया, इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो ही हिमसेल्फ, खुद का यानी कि ही का हिमसेल्फ हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ स्पॉइल्ड, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ओके, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किए हैं, स्पॉइल्ड हिज बिजनेस। सो हमारा सेंटेंस हो गया ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज बिजनेस, उसने अपना व्यवसाय खराब कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। मिसलीड का मतलब गुमराह करना, से वो बच्चों को मिसलीड कर रही है, वह मुझे मिसलीड कर रहा, मेरे दोस्तों को मिसलीड कर रहा, यानी कि गुमराह कर रहा, भटका रहा है। ओके, भटकाना या गुमराह करना। जैसे मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, आप ऐसे बोलते हो ना, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, मुझे भटकाने की कोशिश मत करो, तो आप बोल सकते हो डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मिसलीड मी। ओके, तो ये आपका मिसलीड था। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। इन सारे वर्ड्स आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होंगे, बिना वर्ड्स के आप ग्रामर सीख कर भी आपका कोई काम नहीं आने वाला है। तो अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो आप ग्रामर का यूज अपने डेली कॉन्वर्सेशन में आराम से कर सकते हो, और ये वैसे वर्ड्स है जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार कर सकते हो अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और इसी तरह से और भी वर्ड्स की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट भी मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है
कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना या पराजित करना। कॉन्कर का मतलब जीतना या पराजित करना। ये जो लास्ट में र जो होता है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन की जाती है हाफ में की जाती है, कॉन्कर नहीं बोलेंगे, ओके, हम बोलेंगे कॉन्कर, कॉन्कर, ओके, इस तरह से बोलेंगे, हाफ में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मैं दुनिया जीत सकता हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो, मैं दुनिया जीत सकता हूँ। आप बोल सकते हो आई कैन कॉन्कर, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, मैं दुनिया जीत सकता हूँ, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, किराएदार जिसे हम घर में रखते हैं ना, उसे किराएदार को बोलते हैं टेनेंट। जैसे किराएदार को 2 महीने की नोटिस मिली, किराएदार को 2 महीने की नोटिस मिली, तो आप बोल सकते हो द टेनेंट रिसीव्ड। मिलना यानी कि रिसीव, रिसीव का सेकंड फॉर्म रिसीव्ड, क्यों, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। रिसीव्ड 2 months नोटिस, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस, ओके। तो टेनेंट का मतलब किराएदार। अब आप इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा नेक। नेक का मतलब होता है तंग करना या सिर खाना। से बहुत कोई बड़बड़ करके हमारा सिर खाते रहता है ना, तो उसे हम नेक कह सकते हैं। रिया बहुत ही नेक है, मतलब रिया मुझे नेक करती है, यानी कि तंग करती है, परेशान करती है, ओके। जैसे वो हमेशा मुझे तंग करती है, मतलब आप बोलना चाहते हो वो हमेशा मुझे तंग करती है, तो आप बोल सकते हो सी ऑलवेज नेक्स्ट मी, सी ऑलवेज नेक्स्ट मी, वो हमेशा मुझे तंग करती है। मेरी बहन मुझे हमेशा तंग करती है, माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मी। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, जो आपको तंग करता है ना उस पर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, तंग करना यानी कि नेक, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। जैसे पापा मुझे खेलने की अनुमति दे रहे हैं, पापा मुझे घूमने जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो अनुमति देना यानी कि अलाउ करना। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या हमारे, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, अगर आपको आते तो आप बनाइए, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी। ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे सी अलाउड। अगर गर्ल की बात करें तो सी, बॉय की बात करेंगे तो ही, ओके। तो सी अलाउड मी टू गो आउट, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी, सी अलाउड मी टू गो आउट। या फिर पापा ने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी, पापा अलाउड मी टू गो आउट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब अपनी बातों में फंसाना। मतलब कोई ऐसा होता है ना जो अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में हमें फंसा लेता है, यानी कि कोई बहाना बनाकर बड़ा चढ़ाकर कोई बात बोलता है और हमें अपनी बातों में फंसा लेता है कि वहां जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, इस काम में हम पैसे लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, और हम उसकी बातों में फंस जाते हैं, यानी कि वो हमें मैनिपुलेट करता है, ओके। तो मैनिपुलेट का मतलब अपनी बातों में फंसाना। जैसे वह जानती है कि लोगों को कैसे फंसाना है, यानी कि मैनिपुलेट करना है, तो आप कह सकते हो वह जानती है, यानी कि सी नोज लोगों को कैसे फंसाना, यानी कि हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, सी नोज हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, वह जानती है कि लोगों को कैसे फंसानी है, ओके। तो ये हमारा मैनिपुलेट याद रखिएगा, अपनी बातों में फंसाना, यानी कि कोई बड़ी बड़ी बातें बोलकर हमें फंसा लेता है ना अपनी बातों में, तो उसे हम बोल सकते हैं मैनिपुलेट करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, असर या दबाव। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, असर या दबाव। जैसे उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। जैसे कि कोई आपको प्रेशराइज करता है कोई काम करने के लिए, जैसे आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते हो और आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि पढ़ने के लिए दबाव डाल रहा है आप पर, यानी कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। दबाव डालना या आपके ऊपर असर करना, उसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, ओके। तो उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, तो आप कह सकते हो हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। उसके दबाव ने मुझे बेहतर इंसान बनाया, हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, ओके। तो इस तरह हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। तो इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया प्रभाव, असर या दबाव, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रिलेवेंट का मतलब होता है उचित या उपयुक्त। जैसे कि तुम मुझे उचित प्राइस दे दो, यानी कि रेलेवेंट प्राइस दे दो, एक उचित, जितना उसका दाम है ना उतना उसे मैं दे दो, उचित निर्णय लिया, उपयुक्त पैसे लिया, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। ये ज्यादातर हिंदी सेंटेंस हम यूज करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेलेवेंट ही बोलेंगे। जैसे मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना, मतलब जो जरूरी है, जो सच है, वो सारी जानकारी मुझे भेज देना, उचित जानकारी भेज देना। तो आप बोल सकते हो सेंड मी ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया सेंड मी ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसने मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारा इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र या अत्यधिक, तीव्र या अत्यधिक। जैसे नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी, मतलब तीव्र या अत्यधिक मतलब जैसे प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। मान लीजिए आप नौकरी के लिए गए हो, किसी जॉब में अप्लाई किए थे, आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब आप इंटरव्यू देकर घर वापस आ गए, तो आपकी फैमिली आपसे पूछे कि कैसी रही, तो आप बोल रहे कि जो कंपटीशन थी ना, नौकरी के लिए जो कंपटीशन थी ना, वो अत्यधिक थी, यानी कि इंटेंस थी, वहां पर बहुत लोग थे कंपटीशन के लिए। ओके इस तरह से आप कहना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होता है। ओके सो कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस। इंटेंस यानी कि अत्यधिक, तीव्र थी, बहुत ज्यादा थी। ओके तो इंटेंस यानी कि तीव्र या अत्यधिक। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, जैसे कि वह बदनाम जुआरी है, ठीक है, वह बदनाम जुआरी है, या फिर उसका बदनाम, वो पूरा बदनाम हो चुका है, यानी नोटोरियस हो चुका है। ओके तो नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, जैसे कि वह बदनाम जुआरी है। कुख्यात मतलब प्रसिद्ध नहीं है, वो कुख्यात है, मतलब अच्छा कैरेक्टर नहीं है उसका। ओके तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो, ही इज अ नोटोरियस पर्सन। गैमलर, जुआरी को हम बोलते हैं गैमलर, सो हम बोल सकते हैं वह बदनाम जुआरी है, ही इज द नोटोरियस गैमलर। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है पक्का या निश्चित, मतलब कोई बात होती है ना निश्चित होती है, यानी कि सर्टेन होती है। इसे कर्टन मत पढ़िएगा, ठीक है, कर्टन का मतलब पर्दा हो गया। ओके ये सर्टेन है, सर्टेन यानी कि पक्का या निश्चित। जैसे कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है, हम लोगों ने जो फैसला लिया है ना वो कुछ भी पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, तो आप बोल सकते हो नथिंग इज सर्टेन। नथिंग इज सर्टेन, कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, नथिंग इज सर्टेन। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो जहां भी आपको निश्चित पक्का का यूज करना होगा, वहां पे आप इंग्लिश फॉर सर्टेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या गंभीर, ये उसकी गहरी बातें हैं, यानी कि प्रोफाउंड उसकी प्रोफाउंड बातें हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका मुझ पर गहरा असर हुआ, गहरा यानी कि प्रोफाउंड असर हुआ। ओके इफेक्ट हुआ, जैसा आप बोल सकते हो इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ, तो आप बोल सकते हो दिस इंसिडेंट। घटना को हम इंसिडेंट बोलते हैं। ओके घटना को हम इंसिडेंट बोलते हैं। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब गहरा, गंभीर। ओके प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर, उस पर इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर। ओके तो प्रोफाउंड का मतलब हो गया गहरा या गंभीर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना या बहाना करना। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना या बहाना करना। जैसे दिखावा मत करो, आप बोलते हो ना मुझे ज्यादा दिखावा मत करो, तो आप बोल सकते हो डोंट प्रिटेंड। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, ज्यादा दिखावा मत करो, ठीक है, तो डोंट प्रिटेंड यानी कि दिखावा मत करो। चलो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स सही करना या ठीक करना। रेक्टिफाई मतलब सही करना या ठीक करना। जैसे कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो, आप कहना चाहते हो कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो, तो आप कह सकते हो प्लीज, बोलोगे प्लीज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, तो प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक, रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई कॉपी। तो हमारा सेंटेंस हो गया कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो, प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक इन माय कॉपी। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो जहां पे सुधारने की बात होगी वहां पर रेक्टिफाई, जैसे कि आपने कॉपी में कुछ गलती लिख दिया तो उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, सुधार सकते हो। ओके नेक्स्ट है रेकमेंड। रेकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, किसी को नौकरी के लिए सिफारिश करना। जैसे मैं उसकी नौकरी के लिए रेकमेंड करना चाहता हूँ, यानी कि सिफारिश करना चाहता हूँ उसके लिए। ओके रेकमेंड करना। जैसे आपका सेंटेंस रहेगा आप किसकी सिफारिश करते हो, आप जो रोज रोज अपने बॉस के साथ बात करते हो ना जॉब के लिए, आप किसकी सिफारिश करते हो, किसके रेकमेंड करते हो, आप ऐसे पूछ रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो विच वन, मतलब वो कौन सा एक इंसान है, आप ऐसा कहना चाहते हो ना, तो विच वन डू यू रेकमेंड, विच वन डू यू रेकमेंड, आप किसकी सिफारिश करते हो, ठीक है, तो रेकमेंड यानी कि सिफारिश करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है सौदेबाजी या बातचीत। सौदेबाजी यानी कि कोई चीजों के लिए आपस में सुलह कर लेना, सौदेबाजी कर लेना, सलाह ले लेना। ओके तो नेगोशिएशन, जैसे आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें, आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें मतलब आपस में सलाह ना करें, कम बेसी करने के लिए ना बोले, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यू डोंट नेगोशिएशन ऑन प्राइसेस, आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें, यू डोंट नेगोशिएशन ऑन प्राइसेस। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज
इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है तुरंत तैयार करना, मतलब कोई जो काम है ना तुरंत तैयार करके दे देना, इम्प्रोवाइज कर देना। जैसे मुझे पता है कैसे सुधार करना है, मुझे पता है कि कैसे सुधार करना है, ये जो गलती हुई है ना मुझे पता है कैसे सुधार करना है। तो आप बोल सकते हो आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, मुझे पता है कि इसे कैसे सुधार करना है। ओके, तो इम्प्रोवाइज का मतलब होता है सुधार करना, तुरंत तैयार करना। ओके, तुरंत तैयार करना, तो यहाँ पर आप तुरंत सुधार कर रहे हो ना, वही कहना चाहते हो आप। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या फौरन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या फौरन, जैसे यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, मतलब फौरन यानी कि तुरंत, और स्वाभाविक यानी कि जो अंदर से आपकी जो मूवमेंट होती है, अंदर से आपकी जो थॉट आती है, उसे हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वाभाविक, उसका स्वभाव है ऐसा। ठीक है, तो यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप बोल सकते हो इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। सो हमारा सेंटेंस होगा इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी कि अंदर से जो एक अपना जो स्वाभाविक रूप होता है वो है। ठीक है, स्वाभाविक यानी कि आपका स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंड। डिफेंड का मतलब बचाव करना या रक्षा करना, ये आप सब जानते होंगे। तो डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, जैसे मैं अपना बचाव नहीं करूंगी, मैं अपना बचाव नहीं करूंगी, तो आप बोल सकते हो आई विल नॉट डिफेंड। डिफेंड आपका वर्ब है। ओके, डिफेंड माई सेल्फ, मतलब मैं खुद का बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ, मैं आपका बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड यू, मैं उसका डिफेंड नहीं करूंगी यानी कि बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड हर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, डिफेंड यानी कि बचाव करना या फिर रक्षा करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब या अनोखा, ये तो आप जानते होंगे ना, वियर्ड का मतलब अजीब या अनोखा, अलग हो, सबसे अलग हो, या देखने में अजीब हो। ठीक है, आपके साथ अजीब घटना हो, जैसे वो वाकई अजीब लड़की है, मतलब समझ में ही नहीं आती है, अजीब ही लड़की है, ऐसा कहते हो ना, तो आप बोल सकते हो सी इज अ रियली वियर्ड गर्ल, सी इज रियली अ वियर्ड गर्ल, वह एक वाकई में अजीब लड़की है, सी इज अ रियली वियर्ड गर्ल। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, पहुंच या संपर्क। पहुंच यानी कि पहुंचना, अप्रोच, संपर्क यानी किसी से संपर्क में रहना, दृष्टिकोण यानी कि वही आपके संपर्क में रहना, बात वही हो गया। ठीक है, जैसे हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे, आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो वी विल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर। हमारा सेंटेंस हो गया वी विल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर, हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे। तो अप्रोच का मतलब हो गया पहुंच, संपर्क या दृष्टिकोण। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं डेली यूज होने वाले वर्ड्स। देखिए, अगर आप ग्रामर सीख रहे हो तो ग्रामर सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, लेकिन बिना वोकैबुलरी के इंग्लिश ग्रामर भी वेस्ट है सीखना, क्योंकि आप लोगों के पास वोकैबुलरी नहीं होगी, आप लोगों को वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक आप ग्रामर के सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हो। इसीलिए वोकैबुलरी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिक वोकैबुलरी तो आप लोगों को आती होगी, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, ये सारे वर्ड्स तो आपको आते होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आऊं जिनका यूज हम बहुत ही ज्यादा अपने स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश वर्ड्स याद ना आने के कारण हम उनका हिंदी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को उनका इंग्लिश क्या होता है वो बताने वाली हूँ, साथ में एग्जांपल्स भी दूंगी। गाइस ये वीडियो उन दो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, एक जिन्हें ग्रामर के हर रूल पता है। देखिए, अगर आपको ग्रामर के हर रूल पता है तो आप इन वर्ड्स का यूज अपने सेंटेंसेस में जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो आप डायरेक्टली इन वर्ड्स का यूज अपनी इंग्लिश सेंटेंसेस में बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो सकते हैं। किस तरह आपको यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा वर्ड्स है वो है स्नॉबी, SNOBBY। स्नॉबी का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी। वैसे तो प्राउड का मतलब घमंड करना होता है, राइट, लेकिन अगर आपको बोलना कि वो स्नॉबी पर्सन है यानी कि घमंडी इंसान है, तो जो बिगनर्स है ना वो डायरेक्टली इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज मत कीजिएगा। आप इस तरह बोल सकते हो कि रिया एक स्नॉबी गर्ल है, रोहन एक स्नॉबी बॉय है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। स्नॉबी यानी कि घमंडी, जिसे अपने ऊपर बहुत ही घमंड रहता है। अगर आप सेंटेंसेस फ्रेम करने जाओ, जैसे कि अगर आप सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं आपको, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलो। मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई डोंट लाइक
snobby people. I don't like snobby people. मतलब मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है। तो जिसे भी आप घमंडी बोलना चाहते हो, अभिमानी बोलना चाहते हो, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर सकते हो, स्नॉबी का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको सारे ग्रामर रूल पता है तो आप इंग्लिश में इसका यूज कीजिएगा, बट अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि वह एक स्नॉबी बॉय है, वह एक स्नॉबी गर्ल है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, फिर ग्रामर रूल में उसको अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। सो नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीमेटली। अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिख रखी हूँ ताकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसका सही से उच्चारण कर पाए। इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर करेक्ट तरीके से करोगे तो आपको बोलने में भी अच्छा होगा, आगे वालों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार। जैसे हम बोलते हैं ना कि आखिरकार या अतः, बात एक ही बात। ठीक है, उससे अपना काम पूरा करना पड़ा, आखिरकार उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोल सकते हो? आखिरकार के लिए सबसे पहले आपको अल्टीमेटली का यूज करना है। आप बोलोगे अल्टीमेटली। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ, खुद करना पड़ा, अपना काम खुद करना पड़ा, उसके लिए हिमसेल्फ का यूज कर सकते हो। हैड टू डू हिज वर्क, डू हिज वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया आखिरकार उसे अपना काम करना पड़ा, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। ओके, यहाँ पर करना पड़ा यानी कि मजबूरी में करना पड़ा, यहाँ इसलिए हैड टू का यूज किए हैं। तो अगर आप इनका यूज डायरेक्ट सेंटेंसेस में नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि अल्टीमेटली मुझे वहां जाना पड़ा, अल्टीमेटली मुझे अपना होमवर्क करना पड़ा, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। ये तो आप समझते होंगे, धार्मिक यानी कि जो पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देता है, ऐसा वाला धार्मिक। रिलीजियस जैसे हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था होती है, मतलब हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। तो आप इस तरह से कैसे बोलोगे? हर व्यक्ति यानी कि एवरी पर्सन, राइट? तो आप बोलोगे एवरी पर्सन, हर व्यक्ति यानी कि एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है आस्था। ओके, तो हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था होती है। एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत या अकेला मनुष्य। जैसे कि कोई बात होती है ना, उसकी व्यक्तिगत बात होती है, तो हम बोल सकते हैं वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, वो उसकी इंडिविजुअल मैटर है, मतलब व्यक्तिगत पसंद है या व्यक्तिगत मामला है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जो अकेला, हर एक मनुष्य, ऐसा कहना चाहते हो। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मैटर, इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल, जो भी आप अकेला या व्यक्तिगत बात कहना चाहते हो तो वहां इंडिविजुअल का यूज आप कर सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो एवरी। प्रत्येक के लिए एवरी का यूज कर सकते हो। प्रत्येक मतलब यही हुआ ना, हर एक, यानी कि एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ओके, व्यक्ति में ही आपका इंडिविजुअल आ गया। ओके, याद रखिएगा, अकेला मनुष्य यानी कि इंडिविजुअल। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। जैसे कि किसी का फैमिली उसकी प्रायोरिटी होती है, मतलब आगे आती है, सबसे ऊपर आती है। किसी का करियर उसकी प्रायोरिटी आती है, मतलब जो भी आपका लाइफ में सबसे ऊपर जो आता है, तो ऊपर आने को प्रायोरिटी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है, यानी कि जरूरत है। तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हो? अगर आपको आते हैं तो आप जरूर बनाइए। तो जरूरत है, इसमें कहना चाहते हो तो जरूरत के लिए नीड का यूज किया जाता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड our priorities। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है, यानी कि जरूरत है। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी सबसे ऊपर चीज होगी तो वहां पे आप प्रायोरिटी का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत प्रिय या हटकर, मतलब कोई अकेला जीवन जीता है ना, यानी कि रिक्लूसिव लाइफ जीता है, या फिर किसी का एकांत निर्णय होता है, डिसीजन होता है, एक्सक्लूसिव डिसीजन होता है। तो एकांत प्रिय या हटकर, उसका मतलब पूरा हटकर होता है, अलग रहता है, उसे हम रिक्लूसिव कह सकते हैं। ओके, जैसे मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है, यानी कि अकेले अकेले रहता है, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो मेरा मित्र यानी कि माय फ्रेंड। देखिए, मैं आपको वर्ड्स तो बता दे रही हूँ कि एकांत प्रिय के लिए क्या होगा? रिक्लूसिव होगा। उसके बाद आप अपने सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि सारे सेंटेंसेस जो है वो आपके टेंस या मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ये आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको टेंस आते हैं, तो आप इसका यूज अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में करना चाहते हो तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे माई फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ।
तो हमारा सेंटेंस हो गया माय फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ, मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हसअप। हसअप का मतलब होता है छिपाना। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन आ गया, अब आप बोलते हो हसअप, उससे वो बात को छिपाओ, ठीक है, छिपाने की बात कर रहे हो। तो छिपाने की बात करोगे ना तो वहां पे आप हसअप का यूज कर सकते हो। जैसे अपनी गलती मत छिपाओ, अपनी गलती मत छिपाओ, तो छिपाना यानी कि हसअप। ओके, तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं अपनी गलतियां मत छिपाओ, मत के लिए डोंट का यूज करेंगे, बोलेंगे डोंट हश अप, डोंट हश अप योर मिस्टेक, योर मिस्टेक, डोंट हश अप योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को मत छिपाओ, डोंट हश अप योर मिस्टेक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि एक जैसा कोई देखने में एकदम एक जैसा होता है ना, तो वहां पे अलाइक का यूज कर सकते हो। जैसे मेरी बहन और मैं एक जैसे हूँ, मेरी बहन और मैं एक जैसी हूँ। इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, चलिए फ्रेम कीजिए, बोलेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक। अब आप बोलोगे मैम आई के साथ तो एम लगता है, यहाँ पर तो एम लगना चाहिए, आई के साथ एम लगता है। तो गाइस दो पर्सन की बात हो रही है, माई सिस्टर एंड आई, यानी कि टू पर्सन हो गए, टू पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आर का यूज हुआ है। तो माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मेरी बहन और मैं एक जैसी हूँ। ओके, चलिए आगे देखिए। अब जस्ट उसका ऑपोजिट है अनलाइक। अनलाइक क्या मतलब होता है, एक दूसरे से अलग। अभी अलाइक मतलब एक जैसा और अनलाइक यानी कि एक दूसरे से अलग। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी माँ से बहुत अलग है। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, वो अपनी माँ से बहुत अलग है, बोलेंगे सी इज वेरी अनलाइक, सी इज वेरी अनलाइक हर मदर, हर मदर, वो अपनी माँ से बिल्कुल अलग है, सी इज वेरी अनलाइक हर मदर। गाइस इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस, तो आपको मेरी चैनल, आपको वहां पर मेरी चैनल विजिट हो जाएगी, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। देखिए वर्स्ट का मतलब क्या होता है, सबसे खराब या सबसे बुरा। जैसे कि ये मेरी वर्स्ट प्रॉब्लम है, यानी कि सबसे बुरा प्रॉब्लम है, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि यह अब तक की सबसे बुरी खबर थी, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इट वाज द वर्स्ट न्यूज येट। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट वाज द वर्स्ट न्यूज येट, ये अब तक की सबसे बुरी खबर थी। तो जब आपको बोलना होगा सबसे बुरा या सबसे खराब, तो वहां पे वर्स्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ये बहुत ही वर्स्ट कपड़े हैं, यानी कि सबसे खराब कपड़े हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार। जैसे कि हम कभी कभार उससे मिलते हैं, तो कभी कभार की जगह आप ओकेजनली का यूज कर सकते हो। मैं अपनी आंटी से कभी कभार यानी कि ओकेजनली मिलती हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स से ओकेजनली मिलती हूँ, यानी कि कभी कभी मिलती हूँ। तो इस तरह से आप ओकेजनली का यूज कर सकते हो। जैसे हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम कभी कभार चाय पे मिलते हैं या फिर ड्रिंक के लिए मिलते हैं, तो इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो वी ओकेजनली। ये एक तरह से आपका एडवर्ब के रूप में यूज होता है। ओके, ये आपका एडवर्ब है। वी ओकेजनली मीट फॉर अ ड्रिंक, हम कभी कभी ओकेजनली ड्रिंक के लिए मिलते हैं। तो जब भी आप कभी कभी या कभी कभार का यूज करते हो हिंदी वाले सेंटेंस का, तो वहां पर आप इंग्लिश वर्ड ओकेजनली का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। किसी की तारीफ करता है ना कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, यानी कि तारीफ किया, मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब उसका तारीफ किया, प्रशंसा किया। ओके, तो जैसे उसने मेरे व्यवहार की प्रशंसा की, उसने मेरी व्यवहार की प्रशंसा की, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सी कॉम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट आपका वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, फोर्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई बिहेवियर, तो हमारा सेंटेंस हो गया सी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई बिहेवियर, उसने मेरी व्यवहार की प्रशंसा की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत या अत्यधिक, मतलब वहां पे अत्यधिक गरीबता बढ़ी हुई है। मतलब कोई गांव इलाका होता है ना, वहां पे बहुत ही गरीबी फैली रहती है, तो वहां पर एक्सट्रीम बहुत अत्यधिक अत्यंत के लिए आप एक्सट्रीम का यूज कर सकते हो। वहां पे एक्सट्रीम प्रोवर्टी है, प्रोवर्टी यानी कि गरीबता है। ओके, गरीबी छाई रहती है। ओके, तो इस तरह से कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है, तो इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो अत्यधिक गरीबी यानी कि एक्सट्रीम प्रोवर्टी। एक्सट्रीम पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ओके, पोवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी रूरल एरियाज। ओके,
सो हमारा सेंटेंस हो गया एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी रूरल एरियाज, मतलब कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक यानी कि अत्यंत गरीबी मौजूद है। तो जहां भी आप अत्यधिक अत्यंत का यूज करते हो वहां पे आप एक्सट्रीम का यूज कर सकते हो। या एक्सट्रीम हॉट है यानी कि बहुत ही गर्मी है, ये एक्सट्रीम हॉट है, मतलब ये चाय जो है एक्सट्रीम हॉट है, अत्यधिक अत्यंत गर्म है। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट का मतलब होता है क्या। जब आप अपने सवाल को इस टाइप में पूछते हो ना कि आप क्या कर रहे हो, अब आप किसी नए पर्सन से मिले तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे, आप उसका नाम पूछोगे, क्योंकि उसे पुकारने के लिए आपको उसका नाम जानना होगा। तो आप बोलोगे आपका नाम क्या है, तो आपके सेंटेंसेस में क्या आ जा रहा है ना, तो ये क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना होगा, व्हाट इज योर नेम, आप क्या कर रहे हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप उसे फ्रेम करना, ठीक है, आप उसे फ्रेम करना, बस याद रखना कि क्या के लिए आपको क्या लगाना है, व्हाट लगाना है। ओके, मैं सेंटेंस लिखती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना हो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अब बताइए इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। जिसे भी आता है, जिसे भी आप यूज करना चाहते हो, आप इस तरह से यूज करो, आप क्या कर रहे हो, इसे इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो आपने क्या यूज किया ना, उसके लिए आपको यूज करना होगा व्हाट का। और व्हाट के बाद आपको ये सेंटेंसेस याद समझने पड़ेंगे कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हो वो कौन से टेंसेस है, कौन से मॉडल्स है। तो रहे हो आ रहा है यानी कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आर आते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा आर यू डूइंग, आर यू डूइंग। अब इसका पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि जो भी मैं आगे सेंटेंसेस बताऊंगी ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर मेरा मेन पर्पस आपको एग्जांपल बताना नहीं है, यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है कि आपको WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। 60 WH फैमिली वर्ड्स को मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। सेंटेंसेस तो आप बना लोगे क्योंकि आपको टेंसेस और मॉडल्स आते हैं। मैं आपको रूल बता दूंगी कि इसे कैसे फ्रेम करने हैं और WH फैमिली वर्ड्स बता दूंगी ताकि आप इसे खुद अप्लाई करोगे। मैं कुछ नहीं करूंगी, आप खुद सब कुछ खुद ही करोगे। ओके, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स लगाने होंगे। अगर आपके सेंटेंसेस में ये सारे हिंदी मीनिंग आते हैं, क्या, कौन, कौन सा, किसका, ये जो हिंदी मीनिंग आएंगे उसके लिए आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा। देन आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे, वो आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें सब्जेक्ट लगाने होंगे, जो आपका सब्जेक्ट काम करेगा वो रहेगा। उसके बाद आपको इसमें वर्ब लगाने हैं और वर्ब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। कंटिन्यूअस की बात करो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे आप यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं आप उन अदर वर्ड्स को यूज करोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये हमारा इंग्लिश सीखने का एक मेन टॉपिक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो। बोलते वक्त समझ नहीं आती है लेकिन लिखते वक्त सब नोटिस किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए WH फैमिली वर्ड्स क्या है। हु का मतलब होता है कौन, जो। एक चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना भूल गई मैं, ये जो WH फैमिली वर्ड्स होता है ना, ये जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं इनका यूज हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। इनका यूज हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। WH फैमिली वर्ड्स का रूप में WH फैमिली वर्ड्स का यूज हम एज अ WH फैमिली के रूप में कर सकते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन पूछने टाइम इनका यूज कर सकते हैं। और एक हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं कंजंक्शन के तौर पे। बहुत जगह ऐसा WH फैमिली वर्ड्स देखोगे जैसे हाउ जो आप यूज करते हो वो एक्चुअली WH फैमिली वर्ड्स भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं, तो आप कंजंक्शन के रूप में भी इनका यूज कर पाओगे। वो जब मैं कंजंक्शन वाली वीडियोस लाऊंगी, जो हमारी 30 डेज की लाइव क्लास आ रही है ना, तो उसमें मैं आपको कंजंक्शन जल्द ही जल्द करवाने वाली हूँ, क्योंकि कंजंक्शन मेन टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो ये तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कंजंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, और देखिए ये जो आपको जो नजर आ रहा है ना, ये जो एक्चुअली इसमें आपका यूज करना होगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जैसे कि क्या में जो आया है, देखिए इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तीनों में जो है लेकिन तीनों अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। अगर आप इसकी बात करो व्हाट की, तो व्हाट जो का सेंस आएगा जब ईशू की बात करेंगे, जैसे कि जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ। तो जो आपने जो लगाया ना, जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, ये जो आप इशू की कोई बात की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप व्हाट का यूज करना। लेकिन अगर बात करोगे हु की, हु का मतलब कौन होता है ये हम जानते हैं। ओके, लेकिन बात करेंगे जो, तो जो का यूज करेंगे हम किसी पर्सन के बारे, मतलब वहां पे जो खड़ा है ना, वहां पे खड़ा है जो तुम्हारा भाई है, वहां पे खड़ा है जो तुम्हारा भाई है, उसे आप देख रहे हो ना, जो राम का टीचर है। इस तरह से जो पर्सन के लिए आप कोई सेंटेंसेस बोलते हो तो वहां पे आप हु का यूज कर सकते हो जो के सेंस में। ओके, तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पस आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को भी रहने देते हैं, हम WH फैमिली वर्ड्स में चलते हैं। तो हु का मतलब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम कौन हो। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, आप सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए, मैं यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रही हूँ। तुम कौन हो। अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तुम कौन हो का इंग्लिश कैसे होगा, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे हु आर यू।
हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि वह कौन है, हु इज सी, वह कौन, मतलब जो भी आप जिसके बारे में पूछना चाहते हो, कौन आपके सेंटेंसेस में आएंगे, उसके लिए आपको हु का यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, जैसे कि आप जिसकी चॉइस पूछते हो। विच का यूज किया जाता है चॉइस पूछने के लिए। व्हाट का यूज किया जाता है जब आप किसी से इंफॉर्मेशन मांगोगे तब। हु का यूज किया जाता है पर्सन के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना होगा तब। और विच का यूज किया जाता है चॉइस के लिए। जैसे कि अगर मैं सेंटेंसेस बोलती हूँ, यह कौन सी कार है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी कार है, तो आप पूछ रहे हो ना यह कौन सी कार है, कितने की आएगी, आप उसके बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, तो यह कौन सी कार है मतलब वो आपको कार पसंद आ गई है, तभी तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ पर विच का यूज किया जाता है चॉइस की। आपको मतलब आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा लेना है, तो कौन सा के लिए विच का यूज होता है। तो इन सेंटेंसेस को, यह कौन सी कार है, हम बोलेंगे विच कार इज दिस, विच कार इज दिस, विच कार इज दिस, यह कौन सी कार है। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। जिसका का यूज करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन में, वो जब रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो लेकर आऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हुज का मतलब हो गया किसका। जैसे कि जब आप किसी के पोजीशन को पूछते हो, जैसे मान लो किसी का किताब छूट गया, तो आप किताब को उठाकर पूछोगे कि यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है। तो अब आप इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यह किसकी किताब है। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, किसके के लिए आपको यूज करना होगा हुज। आप बोलोगे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। तो ये WH फैमिली वर्ड से, चलिए और भी WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है वेयर। ये जो बेसिक जो WH फैमिली वर्ड्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसे ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद जो बड़े बड़े WH फैमिली वर्ड्स है उसे भी मैं बताऊंगी। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहाँ। कहाँ आपका WH फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज होता है और जहाँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। जहाँ आप जा रहे हो, मैं वहीं पर रहता हूँ, आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वहाँ पे वेयर का यूज होता है। तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप कहाँ जा रहे हो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे। ये आप किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे हो कि आप कौन सी प्लेस जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो प्लेस के बारे में हम पूछते हैं तो वहाँ पर वेयर का यूज करते हैं। हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ओके, नेक्स्ट है whom। whom का यूज करेंगे किसे, जिसे, किसको, जिसको। तो किसे और किसको WH फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज होता है और जिसे और जिसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो whom का यूज भी आप पर्सन के बारे में करते हो। जैसे कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो ना, आप पार्टी में किससे मिले थे। ठीक है, अगर हम ये सेंटेंसेस को लिखते हैं, आप सेंटेंसेस को फ्रेम करो, आप पार्टी में किससे मिले थे, आप पार्टी में किससे मिले थे। अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे हम फ्रेम करेंगे, आप पार्टी में किससे मिले थे, इसे इंग्लिश में अगर बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, किससे के लिए whom का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आपको माइंड में फिट होंगे, स्ट्रक्चर को पूरे फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे whom did you meet एट द पार्टी। जब भी पार्टी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एट का यूज करते हैं। ये मैंने 30 डेज की कोर्स के डे 12 में आपको कवर करवाया था प्रेपोजिशन में। जब भी आप पार्टी बर्थडे की बात करोगे तो वहां पर एट का यूज होता है। तो आप पार्टी में किससे मिले थे, whom did you meet एट द पार्टी। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितने और कितनी। जनरली स्टूडेंट हाउ मच और हाउ मैनी में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो आपको होने की जरूरत नहीं है। हाउ मैनी, जब भी आप मैनी देख लो तो आप समझ लो जिसे आप काउंट कर सकते हो। मेनी यानी कि जिसे आप काउंट कर सकते हो, कितने लोग थे, कितने सेब हैं, कितने बुक्स हैं, कितने नहीं, पैसे को तो आप नहीं गिन सकते, मतलब जिस चीज को आप गिन सकते हो, जिस भी वस्तु, जिस भी इंसान को आप गिन सकते हो, तो वहां पे आप हाउ मैनी का यूज करोगे। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ आपको कितना सेब चाहिए, आप सेब खरीदने गए हो और मैं सेब बेचने वाली हो गई, तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि आपको कितना सेब चाहिए, तो आप क्या इंग्लिश में मैं कैसे बोलूंगी, आपको कितना सेब चाहिए, मतलब आपको कितना सेब की जरूरत है, आपको कितना सेब चाहिए। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ मैनी एप्पल्स। अब सेब को हम गिन सकते हैं इसलिए हाउ मैनी का यूज किए। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड, आपको कितना सेब चाहिए, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड। वैसे ही हाउ मच की बात करें तो कितना, कितने, कितनी, ये भी वही हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ आपको कितना पानी चाहिए, आपको कितना पानी चाहिए। अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, आपको कितना पानी चाहिए, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। पानी, हम वाटर को तो गिन नहीं सकते कि एक वाटर चाहिए, 2 वाटर चाहिए, हम वाटर को गिन नहीं सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हाउ मच का यूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू
नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, मतलब कितने पानी की जरूरत है। तो ऐसे बनाए जाते हैं WH फैमिली वर्ड्स के सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस आपको अगर टेंसेस और मॉडल्स क्लियर होंगे तो आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो। बस आपको याद क्या रखने हैं कि कहाँ के लिए वेयर का यूज करना है, किसको के लिए whom का यूज करना है, कितना, कितनी, कितने। जब काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मैनी और अनकाउंटेबल नाउन हो तो हाउ मच। ओके, अब इसी तरह से बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स आप ध्यान से अब देखिए, ठीक है। मैं अब आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाने वाली हूँ, लाइन एक एक करके मैं सारे WH फैमिली वर्ड्स आपको दिखाने वाली हूँ। आप एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इस तरह से देखिए कि आपको एक बार में ही सारे WH फैमिली वर्ड समझ में आ जाए, और आपको प्रॉमिस करना है कि इन सारे WH फैमिली वर्ड्स का एक एक सेंटेंसेस आपको मुझे फ्रेम करके दिखाने हैं। ओके, जिसका भी आप जैसा भी आप बना सकते हो। जैसे कि पहला है विद whom। विद whom का मतलब होता है किसके साथ, जिसके साथ। जब आप पर्सन की बात करते हो, ठीक है, जब आप पर्सन की बात हो जाए, जैसे कि तुम किसके साथ जाओगे, तुम किसके साथ रह रहे थे, तुम किसके साथ स्कूल गए थे, तो किसके साथ आएगा, तो उसके लिए विद whom का यूज करेंगे, और जिसके साथ ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट है अबाउट whom। अबाउट whom का मतलब होता है किस बारे में या जिसके बारे में, किसके बारे में या जिसके बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अबाउट whom और अबाउट व्हाट, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। अबाउट whom का मतलब होता है किसके बारे में, जिसके बारे में। सेम अबाउट व्हाट का भी मतलब होता है किसके बारे में, जिसके बारे में। लेकिन फर्क कैसे है, इसे पहचानेंगे कैसे, तो देखिए, जब आपके सेंटेंसेस में अबाउट के साथ whom आ जाते हैं तो आपको झट से समझ लेना है कि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, यानी कि किसी इंसान की, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर आपका व्हाट देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर कोई थिंग्स की बात हो रही है, इशू की बात हो रही है। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो व्यक्ति अगर नहीं भी आता है तो आप अंडरस्टूड हो जाओगे। क्यों, whom देखकर आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, तुम किसके साथ रह रहे थे, तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है तो अबाउट whom का यूज। तुम किसके बारे में जानते हो, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है तो अबाउट whom का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय whom। बाय whom का मतलब होता है किसके द्वारा या जिसके द्वारा, मतलब व्हीकल, किसके द्वारा तुम यहाँ पर आए, मतलब किस व्हीकल के द्वारा आप यहाँ पर आए। ओके, तो वहां पर लिखेंगे बाय whom। टुवर्ड्स whom, टुवर्ड्स का whom मतलब होता है किसकी तरफ, आप किसकी तरफ जा रहे हो। तो जब भी तरफ वाला सेंटेंसेस आएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जाना चाहिए कि यहाँ टुवर्ड्स whom का आएगा, कि तुम किसकी तरफ जा रहे हो, किसी व्यक्ति की तरफ। ओके, नेक्स्ट है फॉर whom। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, जिसके लिए, मतलब आप ये काम किसके लिए कर रहे हो, तो के लिए आ रहा तो फॉर आ जाएगा, whom आ रहा किसके, यानी कि पर्सन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो whom आपका आ जाता है, तो आपको ध्यान में लग जाना चाहिए कि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट है विदाउट whom। विदाउट whom का मतलब होता है किसके बिना, आप किसके बिना नहीं रह सकते, किसके बिना या फिर जिसके बिना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका WH फैमिली वर्ड है फ्रॉम वेयर। अगर सिर्फ वेयर रहता है तो हमारा हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, लेकिन फ्रॉम वेयर रहेगा तो कहाँ से, आप कहाँ से चल के आ रहे हो, आपने कहाँ से ट्रेन पकड़ा था, तो कहाँ से या फिर जहाँ से के लिए आपको फ्रॉम वेयर का यूज करना है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट बोलो या व्हाट फॉर बोलो, बात एक ही है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम व्हाट फॉर का यूज करें या फॉर व्हाट का यूज करें, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, दोनों का मतलब एक होता है। हम किसके लिए या जिस लिए, किस लिए या जिस लिए के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर व्हाट या व्हाट फॉर। ओके, नेक्स्ट है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन यानी कि कब से। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, यानी कि एक निश्चित समय की, मतलब मैंने अगर आपसे पूछ लिया आप कितने बजे से काम कर रहे हो, आप कब से काम कर रहे हो, तो आपको जब मैं सिंस लगा के अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा कि मैं 10 बजे से काम कर रही थी या फिर मैं सुबह से काम कर रही थी, आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा। लेकिन कब से अगर मैं फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करती हूँ तो आप टाइम ड्यूरेशन बताओगे, जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं 2 मिनट से बोल रही हूँ, तो इस तरह से आप यूज करोगे। ओके, और फ्रॉम व्हेन यानी कि कब से, मतलब जहां पे आपको ना पॉइंट ऑफ टाइम पूछना है ना फिर आपको टाइम ड्यूरेशन पूछना है, बस ऐसे नॉर्मली आप यूज कर सकते हो फ्रॉम व्हेन। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन आप जान लो, आपको काम आएंगे आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, जब तक। अंटिल व्हेन का मतलब कब तक, जब तक। जैसे आप कब तक यहाँ पे रुक रहे हो तो तक जो आता है ना वो अंटिल के लिए यूज होता है। ओके, हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे, मतलब आप कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसा हम पूछते हैं ना, तो हाउ का मतलब होता है कैसे, किसी प्रोसेस, प्रक्रिया के बारे में पूछने के लिए हम यूज करते हैं। अब हाउ से रिलेटेड कितने सारे WH फैमिली वर्ड्स बन सकते हैं। हाउ क्यूट, कितनी प्यारी, आपकी जो बहन है कितनी प्यारी है, तो वहां पे कितनी प्यारी के लिए हाउ क्यूट का यूज कर सकते हो। हाउ फार, कितना दूर, आपका स्कूल कितना दूर है, तो कितना दूर के लिए आप हाउ फार का यूज कर सकते हो। हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा, ये जो आप ड्रेस पहने हो कितना अच्छा है, तो आप वहां पर हाउ गुड का यूज कर सकते हो। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा, लंबा की बात करोगे तो हाउ, मतलब ये रास्ता कितना लंबा है, तो इसी में आप हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हो। और देखिए हाउ से और भी है, हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड यानी कि कितना पुराना या कितना बड़ा, एज में हम पूछ रहे हैं। ओके, एज की बात कर रहे हैं कि कितना पुराना है,
एक तो आप किसी थिंग्स के बारे में बात कर सकते हो कि ये जो कपड़े, ये जो अलमीरा जो है ये कितना पुराना है, तो वहाँ हाउ ओल्ड का यूज कर सकते हो, या फिर इंसान के लिए अगर आपको यूज करना है तो एज के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी, आप कितनी जल्दी जल्दी बोलते हो, तो वहाँ पर हाउ सून, आप कितना जल्दी यहाँ पर पहुंच सकते हो, तो वहाँ पर हाउ सून का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है कैसे या किस तरह से, मतलब ये भी एक तरह से हाउ की तरह ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है वट एवर। वट एवर का मतलब जो कुछ भी, और व्हाट्सो एवर का मतलब है जो कुछ भी, यानी कि आप दोनों में से किसी का भी यूज करो, बात एक ही होते हैं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर वो वट एवर देखते हैं और कभी व्हाट्सो एवर देखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इसका दो मीनिंग निकलेगा। नहीं, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है। आप दोनों में से किसी एक का भी यूज करते हो तो आपके सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक बनेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। ओके, नेक्स्ट है हुएवर यानी कि जो कोई भी, और उसी का whosoever यानी कि जो कोई भी, बात एक ही है, दोनों में से आप किसी का भी यूज करो। उसी तरह से whichever जो कुछ भी, उसी तरह से whichsoever जो कुछ भी, बात एक ही है, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, तो वो आपकी चॉइस है। आप अब देखकर कंफ्यूज मत होना कि इसमें सो लग गया है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है whenever यानी कि जब कभी, however यानी कि जैसे भी या फिर भी। ठीक है, ये जो however है ना, ये आपका एक्चुअली कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, जो बहुत ही डिफरेंट मीनिंग देता है। बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसके मीनिंग को आप नहीं समझते हो कि इसका यूज एज अ कंजंक्शन के रूप में कैसे होता है। ये मैं कंजंक्शन वाली वीडियो में पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट है whomever का मतलब होता है जिसे भी, मतलब जिसे भी आप बुला रहे हो मैं उसे देख लूंगा, पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है whomsoever का मतलब भी जिसे भी, whomever या whomsoever बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट what else, और क्या देखना चाहते हो आप, ऐसे बोलते हो ना, तो और क्या कह what else का यूज कर सकते हो। why so यानी कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, उसके लिए why so, क्यों के लिए why और ऐसा के लिए so। उसी तरह से why do भी यूज कर सकते हो, ऐसा क्यों करता है, why would की यूज कर सकते हो, जैसे क्यों होता है, ऐसा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है whereas का मतलब होता है जबकि वो बदमाश है, तुम उससे मिलते हो जबकि वो बुरा व्यक्ति है, इस तरह से आप जबकि का यूज कर सकते हो whereas का। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम यानी कि किस समय का, whence यानी कि कहां से, जहां से, ये वर्क करता है आपका फ्रॉम वेयर की तरह। ओके, नेक्स्ट है what type of यानी कि किस तरह का, तुम किस तरह के व्यक्ति हो, तो यानी कि what type of, आप ये तीनों में से किसी का भी यूज करो, बात एक ही है। what type of, what sort of, which type, तीनों का मतलब एक ही है, किस तरह का, तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, बात एक ही है। या फिर आप यूज कर सकते हो what kind of, इसका भी मतलब वही सेम होता है, किस तरह का, आप किस तरह के इंसान हो, आप किस तरह की बोली जानते हो। ओके, नेक्स्ट है what then यानी कि तो क्या, इन what way किस तरह से, यानी कि किसी मैनर, किसी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। एट what way किस तरह से, बात एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इन और एट प्रेपोजिशन अलग यूज हुए हैं। इन क्लोज एरिया इन, और मतलब ऐसे नॉर्मली पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे एट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ स्वीट या हाउ क्यूट कितना प्यारा। ओके, हाउ बैड कितना बुरा, हाउ काइंड कितना दयालु, हाउ ग्रेट कितना महान, हाउ फेमस कितना प्रसिद्ध, हाउ क्लेवर कितना चालाक, इस तरह से हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ नॉटी कितना शरारती, हाउ चीप कितना सस्ता, बाय हुज किसके द्वारा, दैट्स व्हाट, यहाँ पर दैट्स है, दैट्स व्हाट यही तो, हाउ ऑफन कितनी बार, वेयर इन जिनमें। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, नामुमकिन। जैसे कोई काम कर रहे हो ना और वो करना बहुत ही कठिन होता है, तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है ना कि ये काम करना तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, तुम कर नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट है इंजर का मतलब होता है घायल करना या चोट पहुंचाना। आप याद रखिएगा, जब आपका कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी वर्ड के लास्ट में अगर आर का साउंड निकल रहा है तो उसे आधा में प्रोनाउंस करेंगे, र पूरा नहीं बोलेंगे, आधा में प्रोनाउंस करेंगे। इंजर का मतलब होता है घायल करना या फिर चोट पहुंचना। नेक्स्ट है जेलस यानी कि ईर्ष्यालु, जैसे मतलब किसी को जलन होता है ना, मतलब वो उससे जल रही है, वो आगे पढ़ने में अच्छी है तो उसकी फ्रेंड उससे जल रही है कि वो बहुत ही अच्छी पढ़ने में है। ठीक है, तो संदेही, सक्की, संकालू, उसे हम जेलस कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड, बहुत पर्सन ऐसे होते हैं जो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। कोई जलन यूज करता है, कोई ईर्ष्या यूज करता है, कोई सक्की का यूज करता है। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर लिख रखी हूँ, जो भी आप हिंदी वाले सेंटेंसेस यूज करते हो उसके लिए आप यूज करोगे जेलस। ओके, नेक्स्ट है लूज का मतलब होता है हार, गंवा देना, हानि उठाना। मतलब कोई चीज आपने खरीदा था और आपने उसे खो दिया। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है मीन यानी कि तुच्छ, नीच। जैसे कि कोई मतलब खराब बात कह देता है ना तो हम उसे नीच बोलते हैं, तुम कितने नीच हो, यानी कि मीन हो। ओके, नेक्स्ट है
मैसी, मैसी का मतलब होता है अप्रिय, गंदा, मैला, मतलब अच्छा नहीं है, गंदा है, ठीक है, उसे हम मैसी कह सकते हैं या डर्टी भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक या ऋणात्मक। नकारात्मक जैसे कि कोई होता है ना हर बात पे उसका ना माइनर नेगेटिव होता है, हर बात पे नेगेटिव होता है, हर चीज में बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, नहीं तुम वहां नहीं जा पाओगे, हर चीज में ना करता है, तो उसे हम नेगेटिव पर्सन भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक या अप्रिय। जैसे कि आप कहीं गए हो, आपका वो बहुत ही अपमानजनक बातें कह रहा था, ठीक है, तो आप वो बोल सकते हो ऑफेंसिव। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, पुराना या बूढ़ा, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को तो हम बोल सकते हैं ओल्ड, साथ में पुराना कोई चीज होती है, बहुत ही पुराना इतिहास का कोई पुराना इमारत बना हुआ रहता है, तो वहां पर ओल्ड का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है पेन, पेन का मतलब होता है कष्ट, दर्द, दुख या व्यथा, ये तो आप जानते होंगे। पुअर का मतलब होता है निर्धन, गरीब या निर्मल, मतलब जो जिसके पास पैसे वैसे नहीं होते, बहुत गरीब होते हैं, पुअर। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशा या निराशावादी। नेक्स्ट है क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना, मतलब कोई चीज छोड़ देना, त्याग देना, उसे क्विट कर देना। नेक्स्ट है रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब होता है नामंजूर, खारिज करना या अस्वीकार करना, मतलब किसी ने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, नकार दिया, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनॉय, अनॉय का मतलब होता है सताना, दुख पहुंचाना, मतलब कोई आपको बहुत परेशान करता है ना, सताता रहता है, जब तब कॉल करके सताता रहता है, तो वहां पे यूज कर सकते हो अनॉय पर्सन, वो बहुत ही अनॉय पर्सन है, यानी कि बहुत ही सताता है वो पर्सन, ओके। नेक्स्ट है एंग्सियस, एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित, बेचैन या व्याकुल, ओके। नेक्स्ट है अपैलिंग, अपॉलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है ना बहुत ही भय उत्पन्न करता है, या फिर कोई ऐसी वस्तु हो गई है जिसको देखकर बहुत ही डर लगता है, ठीक है, अपॉलिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है घोर या खराब, बहुत खराब होता है, ओके, वहां पे ऑफुल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बोरिंग, बोरिंग यानी कि उबाऊ, मतलब कोई पर्सन होता है ना बहुत बोरिंग होता है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ अपने में बिजी रहता है, यानी कि बोरिंग पर्सन होता है, ओके। नेक्स्ट है ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है खंडित या टूटा हुआ, मतलब कोई चीज होता है ना टूट जाता है, तो वो ब्रोकन का यूज कर सकते हैं। ये फोन ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ फोन है ये, ओके। ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म अगर आप देखने जाओ, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ब्रेक, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है ब्रोक, एंड थर्ड फॉर्म तो ब्रोकन है, ओके। ब्रेक यानी कि टूटना, और ब्रोक यानी कि टूटा हुआ, और ये टूट चुका है, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, ओके, टूट चुका है पहले से ही, ओके। नेक्स्ट है करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट या बेईमान, जो भ्रष्ट होता है, हर बात पे घूस खाता रहता है, भ्रष्टाचार, ओके, करप्शन, तो करप्ट का मतलब हो जाएगा भ्रष्ट। नेक्स्ट है क्रिपी, क्रिपी का मतलब होता है सनसनी डालने वाला, क्रिपी मतलब सनसनी डालने वाला। नेक्स्ट है क्रिमिनल, क्रिमिनल यानी कि अपराधी या मुलजिम, मतलब मुजरिम या मुजरिम होगा, ओके, अपराधी। नेक्स्ट है क्रूर, क्रूर का मतलब होता है क्रूर, निर्दय, बेरहम, ओके, मतलब कोई पहले का जो राजा लोग था, वो अपनी प्रजा पे बहुत ही क्रूरपंथी दिखाता, यानी कि उसे बहुत निर्दय तरीके से व्यवहार करता था, तो वहाँ क्रूर का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्राई, क्राई मतलब रोना या याचना करना, रोना या फिर चिल्ला चिल्लाकर अपनी बातों को मनवाना, ओके। नेक्स्ट है डिनाई, डिनाई यानी कि इनकार कर देना या मुकरना, अपनी बातों से मुकर जाना, डिनाई कर देना, ओके। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास या घिन या दुखी, कोई मतलब कोई बात से बहुत दुखी होता है, डिप्रेस्ड रहता है, ओके। नेक्स्ट है डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, किसी चीज से वंचित, मतलब अलग रहना, ओके, डिप्राइव्ड। नेक्स्ट है डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा, नीच, अश्लील, डर्टी, ओके। नेक्स्ट है डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, रोग या पीड़ा, आप सभी को तो पता होगा डिजीज यानी कि बीमारी, रोग या पीड़ा। नेक्स्ट है डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग यानी कि घिनौना या खराब, मतलब कोई चीज देखकर हम अक्सर बोलते हैं ना, ओह कितना डिस्गस्टिंग है, यानी कि घिनौना है, ओके, खराब है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, कपटी, इसे डिसऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ओके, डिसऑनेस्ट, ओ का साउंड आता है यहाँ पर, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट या कठिनाई, मतलब कोई चीज का संकट आ गया, कठिन हो रहा है ये निर्णय लेने में, ओके, डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या डरावना, भयानक या डरावना यानी कि ड्रेडफुल। नेक्स्ट है ड्रिरी, ड्रिरी का मतलब होता है सुनसान या उदास, सुनसान सड़क होता है ना, वहां पर ड्रिरी का यूज कर सकते हो, या फिर उदास पर्सन के लिए भी आप ड्रिरी का यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है फाइट, फाइट यानी कि झगड़ा, मतभेद या लड़ाई, ये तो आपको पता होगा। फाउल, फाउल का मतलब बेईमानी करना या बिगाड़ना, फॉल का मतलब होता है बेईमानी करना या बिगाड़ना। नेक्स्ट है फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डराना या भयभीत करना, मतलब किसी को डराना, ठीक है, चुपके चुपके आना, उसे डराना, डराना को हम बोल सकते हैं फ्राइटन। नेक्स्ट है ग्रीम, ग्रीम का मतलब बिकट या कठोर, ओके, ग्रीम।
नेक्स्ट वर्ड इज गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी या दोषी। गिल्टी मीन्स अपराधी या दोषी। नेक्स्ट है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालची या लोभ, मतलब किसी के भीतर बहुत लालच भरा रहता है धन संपत्ति का, तो वहां ग्रीडी पर्सन यूज कर सकते हो, ओके, यानी कि लालची मनुष्य। नेक्स्ट है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा, द्वेष, नफरत, यानी कि हेट। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड यानी कि कठोर, सख्त या कठिन, मतलब कोई काम करने में कठिन है, हार्ड है वो, ओके। नेक्स्ट है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक या नुकसानदायक, मतलब कोई चीज है जो सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, ओके। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, अनजन या जाहिल। अज्ञानी आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा घमंड टाइप में रहता है ना, तो उसे हम इग्नोरेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा या उपेक्षा करना, मतलब कोई देखकर अनदेखा कर देता है ना, कोई देखता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं है, यानी कि इग्नोर करना। नेक्स्ट है इल। इल का मतलब होता है दुख, विपत्ति, बीमारी, विपदा, इल का मतलब होता है, ओके। नेक्स्ट है इंसेन। इंसेन का मतलब पागल या उन्मादी, मतलब पागलों जैसी हरकत करता रहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, यानी कि इंसेन पर्सन होता है। नेक्स्ट है इंसिपाइड। इंसिपेड। इंसिपेड का मतलब होता है बेस्वाद, भद्दा या फीका, इंसिपेड, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मोन। मोन का मतलब होता है कराहना या शोक करना, मतलब दर्द में कराहना, ओके, मोन। नेक्स्ट है मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है लापता, गायब या खोया हुआ, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है नेस्टी। नेस्टी मीन्स घृणास्पद या बुरा, घृणास्पद या बुरा, यानी कि नेस्टी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाएंगे, तो आप मेरे साथ बोलते बोलते प्रैक्टिस करो, आपको अभी के अभी ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, सारे नहीं तो कुछ ना कुछ वर्ड्स तो आप जरूर याद करके जाओगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ बोलते हुए चलते हो तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आप में से काफी लोग याद कर लोगे, लेकिन काफी लोगों के पास टाइम नहीं होता है याद करने के लिए। वो सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, पीडीएफ तो है ही, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे सोचते सोचते वो कभी कर नहीं पाते हैं। इसलिए अभी आप कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कर लीजिए, आप मेरे साथ बोलते बोलते हुए चलिए, कुछ ना कुछ वर्ड तो आपको अभी के अभी याद हो ही जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, अश्लील या नटखट, ओके, शरारती, नॉटी। नेक्स्ट है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है निर्थक, बेतुका या बकवास, ठीक है, बकवास के लिए भी हम यूज कर सकते हैं नॉनसेंस। क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यानी कि क्या बकवास बातें कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट है मर्डर। मर्डर का मतलब होता है हत्या, ये आपको पता होगा, मर्डर मीन्स हत्या। फ्रॉड यानी कि धोखा, मतलब कई लोग होते हैं ना एक दूसरे को धोखा देते हैं, यानी कि फ्रॉड करते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध, क्राइम का मतलब होता है अपराध। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, करप्ट यानी कि भ्रष्ट और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, ओके। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। नेक्स्ट वर्ड इज स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, गुलामी करना, जैसे पहले अंग्रेज की गुलामी भारतीय लोग करते थे, यानी कि स्लेवरी करते थे, गुलामी करते थे, ओके। नेक्स्ट है रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब होता है विरोध, रेबेलियन का मतलब विरोध, मतलब अगेंस्ट हो जाना, ओके, विरोध करना। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना, प्रोटेस्ट मीन्स आंदोलन करना, मतलब किसी के खिलाफ मतलब कुछ अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना। नेक्स्ट है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, यानी कि बॉयकॉट कर दो। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको TION दिख रहा है ना, तो बहुत लोग इसे टन में प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ट का साउंड टर्म, टी का साउंड टर्म में निकलता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूटन कहते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे शन में, ओके। हम इसे प्रोनाउंस करेंगे शन में, शन में हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टी, यहाँ पर टी आप यूज कर सकते हो, ओके, लेकिन यहाँ पे टी को आप श में प्रोनाउंस करोगे, टी के बाद आई आ रहा है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, और इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्र, ओके। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार करना, ओके, पोजीशन। आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है तो मेरा कार पे अधिकार है, ओके। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ओके। ब्राइड मीन्स दुल्हन, ग्रूम मीन्स दूल्हा। और वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, शादी वगैरह में जो सिंदूर यूज होता है ना, वर्मिलियन, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, मतलब कोई खाना होता है ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लाजवाब होता है, डिलीशियस यूज कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड, ओके। नेक्स्ट है हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई। लेंथ मीन्स लंबाई, देखिए ऊंचाई अलग हो गया और लंबाई अलग हो गया, फर्क समझिएगा, ओके। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मतलब चौड़ा कितना है, ओके। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज थिकनेस, मतलब बहुत ही ज्यादा थिक है, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, थिकनेस मीन्स मोटाई। नेक्स्ट डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई मतलब कितना गहरा है, डेप्थ।
नेक्स्ट है सॉफ्टनेस, छूकर देखते हैं ना कितना सॉफ्ट है, तो सॉफ्टनेस को हम बोल सकते हैं कोमलता। हार्डनेस, हार्डनेस को बोल सकते हैं हम कठोरता। हार्डनेस मीन्स होता है कठोरता। नेक्स्ट है रास्कल, रास्कल मीन्स धूर्त व्यक्ति, रास्कल मीन्स धूर्त व्यक्ति। ओके, धूर्त व्यक्ति मतलब धूर्त रहता है। नेक्स्ट है फ्रीक, फ्रीक का मतलब होता है सनकी। ओके, फ्रीक का मतलब होता है सनकी। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। ओके, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। नेक्स्ट है हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, विकराल। हॉरिबल यानी कि बहुत ही हॉरर हॉरर वाली मूवी है, यानी कि डरावनी मूवी है। हॉरिबल यानी कि डरावना। नेक्स्ट है बिमॉन, बिमॉन का मतलब होता है विलाप करना, दुख प्रकट करना। जैसे बहुत ज्यादा दुख हो गया तो हम बोलते हैं ना हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, तो उसे हम यूज कर सकते हैं बिनॉम, यानी कि विलाप करना, दुख अपनी जाहिर करना। नेक्स्ट है कैलस, कैलस का मतलब होता है निर्दयी या बेदर्द, जिसके अंदर दया ही ना हो। ओके, कैलस। नेक्स्ट वर्ड इज क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, क्लमजी मीन्स बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड इज फीबल, फीबल का मतलब होता है निर्बल, कमजोर या दुर्बल, फीबल। ओके, नेक्स्ट है गैस्टली, गैस्टली का मतलब होता है डरावना या भूतिया। देखिए डरावना के लिए हॉरिबल यूज कर सकते हो, लेकिन गैस्टली भी यूज कर सकते हो, भूतिया मतलब कोई ये जगह जो है ना ये भूतिया है, यानी कि गैस्टली है। ओके, नेक्स्ट है डैमेज, डैमेज का मतलब होता है क्षति या नुकसान, मतलब वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया वो एरिया। ओके, मतलब नुकसान हो गया, क्षति पहुंच गया है। नेक्स्ट है सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, किसी चीज का भी समारोह आयोजित करते हैं ना, यानी कि सेरेमनी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। नेक्स्ट है फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। ओके, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। जैसे कि आपका स्कूल जो होता है 10th तक क्लास होता है, तो आप 10th से जब निकलते हो तो आपका फेयरवेल होता है, यानी कि विदाई होता है आप लोगों का, है ना, तो फेयरवेल यानी कि विदाई। बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, बीटर का मतलब होता है कड़वा, जैसे कि आंवला जो होता है बहुत कड़वा होता है खाने में, है ना, तो उसे बीटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। और मॉइस्ट का मतलब होता है गीला, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब होता है नरम, ब्लैंड का मतलब होता है नरम। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, चटपटा, मसालेदार। ओके, नेक्स्ट है ग्रीसी, ग्रीसी का मतलब होता है तेलमय, तेलमय यानी कि तेल में सब कुछ बना वगैरह होता है ना, बहुत सारे तेल तेल उसमें रहते हैं, तो ग्रीसी वर्ड का यूज कर सकते हो। साउर, साउर का मतलब होता है खट्टा। ओके, खट्टा अलग हो गया, कड़वा अलग हो गया। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। नेक्स्ट है एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है सम्राट, जैसे पहले अकबर, सम्राट अकबर हो गए, है ना, पहले के जमाने में इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, तो सम्राट को आप एम्पायर कह सकते हैं। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, वैभव, भव्य, ऐसा उसका मतलब बहुत ही अच्छा नाम है, वैभव है स्प्लेंडर। नेक्स्ट है मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा, भगवान की महिमा, मैजेस्टी। ओके, नेक्स्ट है थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, थेफ्ट मीन्स चोरी, और थीप मीन्स चोर। ओके, नेक्स्ट है रॉबरी, रॉबरी का मतलब होता है डकैती, जैसे कि लूट लेता है ना डाकू लोग, तो रॉबरी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज डॉस, डॉस का मतलब होता है चारपाई या खटिया, डॉस का मतलब चारपाई या खटिया। नेक्स्ट है रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। ओके, रूफ मीन्स छत। प्लाजा, प्लाजा का मतलब होता है चौक, चौक यानी कि जैसे मंडी चौक हो गया ना, है ना, मंडी चौक यानी कि जहां पर चार मुहाना टाइप होता है ना चौक, तो वहां पे यूज कर सकते हैं प्लाजा। नेक्स्ट है डंग, डंग का मतलब होता है गोबर, डंग मीन्स गोबर। नेक्स्ट है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, थ्रेड मीन्स धागा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, मतलब गड्ढा खोदते हैं ना, कहीं गड्ढा होती है वहां पर पिट वर्ड का यूज कर सकते हो। ओके, मड का मतलब होता है कीचड़, मड मीन्स कीचड़। स्लीपर्स, स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल, स्लीपर्स का मतलब चप्पल। अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है मन बहलाना, मतलब इधर उधर की बातें करके मन बहलाना, अम्यूज्ड करना। ओके, ब्लीसफुल का मतलब होता है आनंदमय, ब्लीसफुल का मतलब होता है आनंदमय। नेक्स्ट वर्ड इज चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, मतलब कोई होता है ना बहुत ज्यादा हंसमुख स्वभाव का होता है, तो उसे चेयरफुल पर्सन कह सकते हैं। ओके, डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। ग्लैड, ग्लैड का मीन्स भी प्रसन्न होता है, डिलाइटेड मीन्स भी प्रसन्न और ग्लैड मीन्स भी प्रसन्न। ओके, जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण, आनंदपूर्ण यानी कि जॉयफुल। और मैरी का मतलब होता है हंसमुख या आनंदित, चेयरफुल का भी यूज कर सकते हैं हंसमुख के लिए, और आनंदित के लिए मैरी का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, मतलब बहुत 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 ज्यादा खुश होना, एक्सटैटिक। ओके, नेक्स्ट है क्लॉजल, क्लॉजल का मतलब होता है प्रचंड, क्लॉजल का मतलब प्रचंड। जाइग्नेटिक का मतलब होता है भारी भरकम, जाइग्नेटिक यानी कि भारी भरकम, भारी होता है। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, इमेंस मीन्स बहुत बड़ा। और मैमथ का मतलब होता है विशाल काय, विशाल काय का मतलब भी हो गया बड़ा। ओके, मैमथ। नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव,
मैसिव का मतलब होता है बड़ा, ओके। मैसिव का मतलब नॉर्मली बड़ा हम कह सकते हैं, ओके। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, टाइनी मीन्स बहुत छोटा। और पटीट, पटीट इसे पटीट बोलेंगे, ओके। पटीट मीन्स होता है पतली दुबली, पटीट मीन्स पतली दुबली। प्यूनी, प्यूनी मीन्स नन्हा या कमजोर, कली होता है ना, प्यूनी होता है नन्हा होता है, कमजोर होता है, ओके। नेक्स्ट है बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो मीन्स उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना, ठीक है, उधर नहीं उधार देना। नेक्स्ट है डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दान करना, अब पैसा डोनेट करो या खून डोनेट करो उसे हम बोलेंगे दान, दान करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। नेक्स्ट है स्लैविस, स्लैविस का मतलब होता है कमीना, स्लैविस मीन्स कमीना। यूजलेस मीन्स निकम्मा, जैसे जो कोई काम का ही ना हो, यूजलेस लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मीन्स निकम्मा, जो किसी काम का नहीं है, ओके। नेक्स्ट है स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय, स्पेयर टाइम मीन्स खाली समय। नेक्स्ट है फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ी, ओके। फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ी। और हिलेरियस का मतलब होता है हंसने वाली बात, हिलेरियस हंसने वाली बात। रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, रेडिकुलस यानी कि बेतुका। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए जिसमें वर्ड्स हो, अपोजिट वर्ड्स हो, सिनोनिम्स हो, या डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो अगर आपको ऐसी और भी वर्ड्स वाली वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके, और मैंने बहुत सारे वर्ड्स की वीडियो बना रखी हूँ, तो आप वो वाले विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊंगी आप तक अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।